माहौलियाती बहरान से निपटने का सबसे बेहतरीन तरीका आखिर है क्या? क्या हमें फितरत की तरफ लौट जाना चाहिए या फिर टेक्नोलॉजी को पूरी तरह गले लगा लेना चाहिए? यही सवाल इको मॉडर्निज्म के मरकज में है। ये एक ऐसा नजरिया है जिस पर माहौलियात की दुनिया में शायद सबसे ज्यादा गर्मा गर्म बहस होती है। ये मामला इतना पेचीदा है कि इसकी गैर जानिबदारी से वजाहत करना भी अपने आप में एक चैलेंज है। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये अल्फाज हैं मुहक्किक हेलन ब्रीवुड के, जिन्होंने इस मौजू पर एक मुतवाज़िन जायज़ा तैयार करने का मुश्किल काम अपने सर लिया था। और सच पूछें तो इनका ये तजुर्बा ही इस नज़रिए की पूरी कहानी बता देता है। भाई, जब माहिरीन भी एक मुत्तफ़िका राय पर ना पहुंच पाएं तो यहीं से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये बहस कितनी गहरी और ज़ाती नौयत की है। बल्कि सूरत हाल इतनी संगीन हो गई कि एक जायज़ा निगार ने तो बीच में ही काम छोड़ गया। ये सिर्फ कोई इल्मी अख्तिलाफ नहीं था, ये इस बात का इशारा है कि एको मॉडर्निज्म की बहस कितनी ज़्यादा सियासी और ज़ाती बन सकती है। तो आइए सबसे पहले इस तनाज़े के जड़ों को ही समझते हैं। तो आखिर ये मौजू इतना मुतनाज़ा है क्यों? इसकी एक बहुत बड़ी वजह इसके बानियों का पस मंज़र है। उनका ताल्लुकात आमा यानी पब्लिक रिलेशंस और सियासत से रहा है, जिसकी वजह से नाकिदीन हमेशा शुकूक व शुबहात में रहते हैं। वो ये सवाल उठाते हैं कि क्या ये वाकई सैयारे को बचाने का कोई नया तरीका है या फिर बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस और सरमायादाराना निज़ाम को सब्ज़ चोला पहनाने की एक होशियार कोशिश। अच्छा, तो ये तो हो गई सारी सियासी खींचातानी और बेएतमादी की बात। लेकिन इन सब से हटकर एको मॉडर्निज्म खुद है क्या? आइए एक लम्हे के लिए इस तनाज़े को साइड पर रखते हैं और इसके बुनियादी नज़रियात को समझने की कोशिश करते हैं। दूसरे हिस्से में हम इसी विजन को देखेंगे। तो देखें, इको मॉडर्निस्ट मंशूर और ब्रेक थ्रू इंस्टीट्यूट जैसे इदारों के मुताबिक इसका बुनियादी नज़रिया ये कहता है कि हमें इंसानी तरक्की और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में से किसी एक को चुनने की ज़रूरत नहीं है। उनका कहना है कि हम ये दोनों चीज़ें हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करना होगा ताकि हम अपनी तमाम इंसानी सरगर्मियों को कम से कम जगह पर समेट लें और बाकी सारी ज़मीन फितरत के लिए छोड़ दें। अच्छा, तो उनका तरीक़ाकार काम कैसे करता है, इसकी मंतिक बड़ी सीधी है और 3 मराहिल पर मुश्तमिल है। पहला मरहला, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके खुराक और तवानाई की पैदावार को शदीद यानी इंटेंसिफाई करना। दूसरा मरहला, इस शिद्दत की वजह से कम ज़मीन और कम वसाइल इस्तेमाल करना। और इसका आखिरी नतीजा क्या होगा? तीसरा मरहला, जो ज़मीन बचेगी उसे जंगली हयात और कुदरती माहौल के लिए आज़ाद कर देना। तो अमली ज़िंदगी में ये कैसा दिखेगा? मिसाल के तौर पर खुराक के शोबे को ही ले लें। इसका मतलब हो सकता है कि समंदरों से मछलियां पकड़ने के बजाय एक्वाकल्चर को फ़रोग़ दिया जाए, या जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा ऐसी फसलें उगाई जाएं जो कम पानी इस्तेमाल करें और पैदावार ज़्यादा दें। और सबसे इनकलाबी मिसाल शायद लैब में तैयार करदा गोश्त है, जिससे जानवरों के लिए बड़े बड़े चरागाहों की ज़रूरत ही ख़त्म हो सकती है और ज़मीन के वसी हिस्सों को दोबारा जंगल बनने का मौका मिल सकता है। लेकिन यहाँ एक मसला है। ये टेक्नोलॉजी पर मबनी सोच माहौलियात के एक बहुत बड़े और कायमशुदा तसव्वुर से जा टकराती है, जिसे प्लैनेटरी बाउंड्रीज या सैयारों की हदूद कहते हैं। और यही वो मकाम है जहाँ एक्यूमो मॉडर्निस्टों और मरकज़ी धारे के माहौलियाती माहिरीन के दरमियान सबसे गहरा इख्तिलाफ नज़र आता है। ज़्यादातर माहिरीन का मानना है कि हमारे सैयारे के कुछ निज़ामों की एक हद है। इसे यूं समझें, जैसे आप किसी चट्टान के किनारे पर खड़े हों। आप इसके करीब जा सकते हैं, लेकिन एक ऐसा नाजुक मोड़ आता है जिसे उबूर करने के बाद वापसी का रास्ता नहीं रहता। मौसमियाती तब्दीली इसकी सबसे वाज़ेह मिसाल है। अच्छा, एको मॉडर्निस्ट मौसमियाती तब्दीली वाली हद को तो तस्लीम करते हैं, लेकिन वो सवाल उठाते हैं कि प्लानिटरी बाउंड्रीज फ्रेमवर्क में शामिल बाकी 8 हुदूद का क्या, जैसे कि जियोकेमिकल बहाव। उनका कहना है कि इन हुदूद के लिए कोई ठोस साइंसी सबूत नहीं है कि महफूज हद आखिर कहाँ ख़त्म होती है। उनके नज़दीक ये साइंस से ज़्यादा पॉलिसी पर मबनी फ़ैसले लगते हैं। ये कहना कि ये फ्रेमवर्क साइंसी तौर पर गलत है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है, और इससे ये पता चलता है कि वो इस मरकज़ी धारे के नज़रिए को कितनी संजीदगी से चैलेंज कर रहे हैं। उनके ख्याल में ये हदूद इंसानी तरक्की की राह में रुकावट हैं। वो मानते हैं कि टेक्नोलॉजी और जिद्दत हमें इन नाम नहाद हदूद से आगे बढ़ने में मदद दे सकती हैं, ना कि हमें उनके अंदर कैद रहना चाहिए। अच्छा, जब हम ये सारी बातें सुनते हैं तो एक ख्याल ये भी आता है कि इक्यू मॉडर्निस्ट शायद इंसानों को फितरत से बिल्कुल ही काट देना चाहते हैं।
لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ چوتھے حصے میں ہم اس دلیل کی ایک بہت اہم باریکی پر نظر ڈالیں گے جو اس تنقید کا جواب دیتی ہے۔ یہ ایک بہت بہت اہم سوال ہے۔ کیا ایکو ماڈرنسٹ مستقبل ایک ایسی دنیا کا نام ہے جہاں انسان اونچی اونچی عمارتوں والے شہروں میں قید ہو جائیں گے اور فطرت ایک الگ تھلگ میوزیم بن جائے گی جسے ہم صرف دور سے دیکھ سکیں گے؟ نہیں، ایسا ضروری نہیں ہے، اور یہیں پر باہم جڑی ہوئی علیحدگی کا تصور سامنے آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی بڑی صنعتی سرگرمیاں جیسے کہ کھیتی باڑی اور توانائی کی پیداوار کو فطرت سے الگ تو کر لیں، لیکن انفرادی طور پر فطرت کے ساتھ اپنا گہرا تعلق پھر بھی قائم رکھیں۔ ذرا سوچیں، آپ کا کھانا شاید کسی عمودی فارم میں اگ رہا ہو، لیکن آپ پھر بھی پہاڑوں میں ہائیکنگ کر سکتے ہیں یا جنگل سے پھل توڑ سکتے ہیں۔ یہ صنعتی علیحدگی اور ذاتی تعلق کا ایک حسین امتزاج ہے۔ تو ہم نے تنازع کو دیکھا، نظریے کو سمجھا اور اہم بحثوں پر بھی بات کی۔ اب اس گفتگو کو واپس وہیں لاتے ہیں جہاں سے یہ کہانی شروع ہوئی تھی، یعنی محقق ہیلن برے ووڈ کی طرف۔ اس ساری پیچیدہ تحقیق کے بعد وہ ذاتی طور پر کس نتیجے پر پہنچیں؟ ان کے لیے نتیجہ یہ نہیں تھا کہ کوئی ایک فریق جیت گیا ہے، بلکہ آخر میں ایک ہی بڑا سوال بچا تھا۔ ہم ٹیکنالوجی پر مبنی امید پرستی کو، جو کہتی ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی حل نکال ہی لیں گے، عملی حقیقتوں کے ساتھ کیسے جوڑیں؟ یہ ماننا کہ ٹیکنالوجی ہماری مدد کر سکتی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی تسلیم کرنا کہ ہمیں اپنے طرز زندگی کو بھی بدلنا ہوگا، یہ دونوں باتیں ایک ساتھ کیسے سچ ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ ان کا اپنا پس منظر کیمیکل انجینئرنگ کا ہے تو وہ ٹیکنالوجی کی طاقت کو سمجھتی ہیں، لیکن لیب میں تیار کردہ گوشت پر کام کرنے کی وجہ سے وہ اس کی حدود کو بھی اچھی طرح جانتی ہیں۔ اسی لیے وہ دونوں طرف سے ہمدردی رکھتی ہیں۔ ان کا نتیجہ یہ نہیں ہے کہ ایک صحیح ہے اور دوسرا غلط، بلکہ یہ کہ ایک پائیدار مستقبل کے لیے ہمیں دونوں کی ضرورت ہے، بہتر ٹیکنالوجی کی بھی اور ایک سوچ سمجھ کر اپنائے گئے طرز زندگی کی بھی۔ یہ ساری بحث ہمیں ایک بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ جب بحث کے دونوں فریقوں کا بنیادی مقصد ایک ہی ہو، یعنی ہمارے سیارے کا تحفظ، تو ہم ان کے درمیان موجود گہرے اور نیک نیتی پر مبنی اختلافات کو کیسے سمجھیں، اور اس سے بھی زیادہ اہم، ان پر ایک تعمیری بات چیت کیسے شروع کریں؟